नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर सीट से उम्मीदवार बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह अब श्याम सिंह यादव जौनपुर से बसपा के उम्मीदवार होंगे। सियासी उठापटक के बीच हॉट सीट बन चुकी जौनपुर लोकसभा सीट पर अब हलचल उफान पर पहुंच गई है, जब श्रीकला के टिकट की काटने की खबर आम हुई। यहां से श्रीकला का टिकट कटने की पुष्टि कोऑर्डिनेटर ने कर दी है। बसपा ने कोऑर्डिनेटर घनश्याम सिंह खरवार को बताया कि जौनपुर से बसपा उम्मीदवार श्रीकला सिंह की पत्नी धनंजय सिंह ने रात में हमारे कोऑर्डिनेटर को फोन करके बताया कि उनकी पत्नी जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, आप अपना उम्मीदवार खोज ले। सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि है। यहां से भाजपा प्रत्याशी कृपा सिंह व सपा गठबंधन उम्मीदवार के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा नामांकन कर चुके हैं। अब बसपा ने श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा है। वे 17वीं लोकसभा में जौनपुर से सांसद हैं। वे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य और लोकसभा पार्टी के नेता भी हैं। जौनपुर में छठे चरण में मतदान होने हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रमुख के चयन प्रक्रिया पर राहुल ने सवाल खड़े किए थे, जिसका विरोध जताते हुए अब कई विश्वविद्यालय ने कुलपतियों और पूर्व कुलपतियों समेत 181 शिक्षाविदों ने खुला पत्र लिखा है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। शिक्षाविदों ने एक खुले पत्र में कहा कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के बजाय केवल किसी संगठन से संबद्धता के आधार पर की जाती है। उन्होंने पत्र में राहुल के दावों को खारिज किया है। दावा किया है कि कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया सख्त और पारदर्शी है तथा इसमें योग्यता, विविधता और निष्ठता के मूल्य समाहित है। पत्र में लिखा गया है, जिस प्रक्रिया की कुलपतियों के चयन किया जाता है वह योग्यता, विद्वता, पूर्ण विशिष्टता और अखंडता के मूल्य पर आधारित कठोर, पारदर्शी, कठोर प्रक्रिया की विशेषज्ञता है। चयन पूरी तरह से शैक्षणिक और प्रशासनिक कौशल पर आधारित होता है और विश्वविद्यालयों को आगे ले जाने की दृष्टि से किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलुपुंडित पंडित, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष टी.जी. सीताराम समेत विभिन्न क्षेत्रों ने शिक्षाविदों पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कहा कि कुलपति चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से अकादमिक और प्रशासनिक कौशल पर आधारित रही है। इसमें विश्वविद्यालय को आगे के लिए ले जाने का दृष्टिकोण रहा है। अगली खबर, ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। नोट गिनने की मशीन और संजीव लाल के घर पर लाई जा रही है। बता दें कि अब तक 20 करोड़ से ज्यादा रुपए की गिनती हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि गिनती अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार नगद राशि 500 के नोटों में बरामद की गई है। बता दें कि ईडी ने पिछले साल फरवरी में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पूछताछ में ईडी के सामने वीरेंद्र राम ने कई बड़े व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का खुलासा भी किया था। जानकारी के अनुसार राम यहां 150 करोड़ की संपत्ति मिली थी। इसके अलावा 2 करोड़ के स्वर्ण आभूषण भी बरामद किए गए थे। ईडी को वीरेंद्र राम के पास एक लैपटॉप और कुछ पेन ड्राइव भी मिली थी। ईडी ने पिछले साल 21 फरवरी को उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू करी थी, जो कि 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। इस छापेमारी के दौरान उनके पास बरामद दस्तावेजों के आधार पर वीरेंद्र राम से एजेंसी ने 2 दिनों तक पूछताछ की थी। ईडी ने अदालत को बताया था कि राम और उसके परिवार के बैंक खातों में जांच में उनकी आय की कानूनी स्रोतों से अधिक धन की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोप है कि राम के पिता, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर चल रहे अचल संपत्ति अर्जित की है। ये संपत्ति परिवार की आय के अनुपात में नहीं है। वीरेंद्र राम के खिलाफ सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाल ही में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ सोमवार को पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया है और उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। न्यायमूर्ति जे.बी. पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीठ ने कहा है कि ये अनुरोध पर गौर करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन संशोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 1 और सप्ताह का समय दिया गया है। सोरेन के खिलाफ जांच रांची के 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी ईडी का आरोप है कि इसे अवैध
रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजकुमार पाहन और हिलारसिया कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत पर आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए सुनियोजित साजिश का हिस्सा भी है। अगली खबर, अहमदाबाद के कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अहमदाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच स्कूल में मिली धमकी को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। गुजरात में कल तीसरे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के अलग अलग स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शहर के अलग अलग हिस्सों के स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले हैं। धमकी भरे मेल्स की पुलिस जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि धमकी रूसी मेल आईडी से दी गई थी। घाटलोदिया के आनंद निकेतन और चांदखेड़ा के केंद्रीय विद्यालय को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। बम की धमकी के बाद पुलिस और BDDS की टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही बम स्क्वाड की टीम भी जांच कर रही है। घाटलोदिया में अमृता स्कूल, चांदखेड़ा में केंद्रीय विद्यालय, शाहीबाग में आर्मी कैंटोनमेंट स्कूल में भी धमकी भरे ईमेल मिले हैं। साइबर क्राइम और क्राइम बेंच की ने जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम ने बताया कि 6 से 7 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल सुबह 8 से 9 बजे के बीच मिला है। धमकी भरे ईमेल को डोमेन विदेशी है। मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के स्कूलों में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। कई स्कूलों में तलाशी पूरी हो चुकी है। पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अगली खबर, उड़ीसा के गंजम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार जनसभा को संबोधित किया और कहा, जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन से तबाह कर दिया, वहां के लोग भाजपा को जिताया और 5 साल में लोगों को काफी काम किया है और अब त्रिपुरा में तेज गति से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए बदनाम हो चुकी थी, हमने मौका दिया, योगी बैठे और आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है और 6 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री के पद में समारोह होगा। भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से हमारी सभी घोषणाओं पर अमल करेंगे। ओडिशा में बीजेडी का अस्त है, कांग्रेस पस्त है, वहीं भाजपा उम्मीदवारों का नया सूरज बनकर उभर रही है। मोदी ने कहा कि ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश को मजबूत सरकार बनाने के लिए, दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने के लिए। मोदी ओडिशा के सामुदायिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही काम कर रहा है। हमारा फोकस ओडिशा की कोस्टल इकोनॉमी पर है। हर क्षेत्र में बहुत निवेश कर रहे हैं। हमने पिछली बार मछली पालन का अलग मंत्रालय बनाया है। बोर्ड को अधिक आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी है। हमने मछुआरों को पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। यहाँ ओडिशा में भी सागरमाला योजना के तहत करोड़ों का काम शुरू हुआ है। मछुआरों की सुविधा और समृद्धि के लिए यह सर्वोपरि है। आखिरी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कथित रूप में शामिल 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी पर कनाडा सरकार पर जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने संगठित अपराधों से जुड़े लोगों के लिए कनाडा की ओर से वीजा जारी करने के लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अतिवाद, अलगाववाद और हिंसा के पैरोकार को वैधता दे रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा इस समय भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हमारी सबसे बड़ी समस्या कनाडा है, क्योंकि कनाडा में आज जो सरकार वे उग्रवाद, अलगाववाद और हिंसा की वकालत करने वाले लोगों को आजादी के नाम पर एक निश्चित वैधता दे दी है। जब आप उन्हें कुछ कहते हैं तो उनका जवाब होता है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने कहा कि वहां जो हो रहा है उसका विरोध किया जाएगा। न्यूटन का राजनीति का नियम वहां भी लागू होगा। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोचते हैं कि अपराधियों को बढ़ावा देने से उनकी हरकतों को कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जयशंकर ने पंजाब में संगठित अपराधों से जुड़े अपराधियों को वीजा देने के लिए कनाडा सरकार की आलोचना की है और कहा कि सच्चाई यह है कि पंजाब में संगठित अपराधों से जुड़े कई लोगों का कनाडा में स्वागत किया गया है। यह बात समझ से परे है कि भारत से वंचित अपराधियों को कनाडा सरकार वीजा क्यों दे रही है। जयशंकर ने बताया कि इनमें से कई लोग झूठे दस्तावेजों पर कनाडा जाते हैं, लेकिन उन्हें रहने की अनुमति दे दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।